मेरा नाम है रितेश कुमार पंड्या। शायर के इस वीडियो पॉडकास्ट पे आज मैं स्वागत करना चाहूंगा सुफियान सूफी का, जिन्होंने बहुत युवा उम्र में कई सारे विषय पे गजल लिख के अपना बहुत ही नाम कमाया है। और उनका विषय वैचित्र्य इतना है कि अल्लाह के नजराने में जो गजल पढ़ते हैं, जो एक धार्मिक गजलें भी कही जाती हैं, उसमें भी उनका बहुत ही अच्छा नाम है और उस पे भी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो ऐसे ही युवा कलाकार, युवा फनकार, उर्दू जबान के अच्छे जानकार सुफियान सूफी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। स्वागत है सुफियान भाई। बहुत शुक्रिया रितेश भाई, आदाब आपको भी। और बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छा जो एक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है कि आप इस तरह से पॉडकास्ट कर रहे हैं नए नए शायरों को लेकर के। तो शायरों का भी हौसला बढ़ रहा है और लोगों तक नई चीज़ें भी पहुंच रही हैं। तो आपको भी इसके लिए ढेरों मुबारकबाद दे रहे थे और आप ये काम करते हैं आगे भी। और बस यही टूटा फूटा सा जो है शेर शायरी कर रहे हैं। तो आपकी ये जो सफर की शुरुआत है वो किस तरह से शुरू हुई कि आपने सोचा है कि मैं शेर लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, फिर धीरे धीरे नज्म, गजल, तो पूरा वो आपका जो सफर है इस साहित्य के समुद्र में, वो किस तरह से शुरू हुआ? ये सफर मैंने जैसा कि बताया कि 2011-12 के आसपास में शुरू हुआ था। और उस वक्त तो कुछ मतलब लेना देना नहीं था साहित्य से, ये वो कुछ ऐसा नहीं कि वो प्यार मोहब्बत के मामले से शुरू हुआ था। उस उम्र में जो शायरी पसंद की जाती है, ठीक है, तो उस तरह की शायरियाँ कर रहे थे। इधर उधर से देख करके खुद भी ऐसे ही कुछ भी तोड़ मरोड़ के कोशिश की जाती, मतलब लिखा जाता था और अच्छा भी समझ जाता है वो कुछ भी हो। लेकिन ये है कि जब वो धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया, उम्र भी बढ़ती गई, आगे आते गए, तो जैसे जैसे और नॉलेज आता है क्या शायरी में, तो पता चलता गया कि यार नहीं, शायरी तो बहुत कुछ है, कुछ उतना ही नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ गया और सीखने की भी कोशिश, ठीक है, अपने आप आगे बढ़ते गए। तो आपका ये सफर है वो एक प्यार मोहब्बत के मामलों से शुरू होता है, और फिर आप धीरे धीरे आपने अपने दोस्तों को शेर शायरी सुनाते होंगे, फिर धीरे धीरे आप अच्छे मंचों पे और मुशायरों पे भी जाना शुरू कर दिया होगा। तो उस सफर में फिर आपने धीरे धीरे जाना होगा कि एक गजल का एक व्याकरण होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, और उसमें बहर और काफिया, रदीफ, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका ध्यान रखना होता है। तो वो आपका जो पूरा सफर है कि जिससे कुछ पता ना हो कि ऐसा भी कुछ होता है दो शेरों के अलावा, और फिर एक मुकम्मल गजल लिखना, और उसमें इतना सारा जो आपने वैविध्य लाया है, तो वो सारा आपने सफर किस तरह से तय किया? हाँ बिल्कुल रितेश भाई, मैं इसमें बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा तफसील से बात होगी इसमें। बिल्कुल, तो ये है कि जब शुरुआत करी थी तो उस वक्त तो फिर पता नहीं था कि बहर भी कुछ होती है गजल का। मैं बताता चलूँ कि जो लोग ऑलरेडी गजल कहते हैं, अगर कोई नया लड़का या कोई भी जो भी नया इंसान सीख रहा है, तो उसके लिए बताता चलूँ कि गजल का एक व्याकरण होता है, जिसको उर्दू में इल्म उरूज कहते हैं। और इल्म उरूज में कुछ बहरें बनाई गई हैं। बहरें यानी कि हम यूँ समझ लेंगे जैसे गणित के सूत्र होते हैं सवाल को हल करने के लिए, अच्छा। तरह से सूत्र दिए जाते हैं। आप उस सूत्र को जब लेकर के चलते हैं तो आखिर में आपका सवाल जो है हल हो जाता है, उसका आंसर। और सेम गजल के अंदर ऐसा ही व्याकरण होता है, और वो व्याकरण फारसी का है। फ़ाउलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, इस तरह के उसके रुक्न हैं छोटे छोटे। फ़ाउलुन, फ़ाइलातुन, मफ़ाइलुन, शब्दों के फ़ाइलुन। वजन के हिसाब से होता है मतलब? हाँ, ये शब्दों का वजन है एक्चुअली। ये शब्दों का इस पर से वजन निकाला जाता है। और वजन निकालने का तरीका एक देखिए, इस पर हम बहुत सारी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि अगर सुनने वाला बाद में सीख सकता है। बहुत सारे किताबें भी मौजूद हैं, सात शोरा जो बड़े उम्र वाले शोरा हैं वो भी सिखा देते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता आने वाली चीज़ है, एक दिन में, एक घंटे में, 15 मिनट में नहीं आती है, उम्र निकल जाती है, धीरे धीरे मतलब आप सीखा जाता है। ये ऐसी चीज आज आप खाने बैठे और खा के खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है।
रफ्ता रफ्ता सीखी जाएगी। आप जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पे जाते जाओगे, आप जैसे जैसे शायरी करते जाओगे, तो उसमें चैलेंजेस आते जाएंगे, उस तरीके से वो अपने आप धीरे धीरे आप उसको सीखते भी जाएंगे। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मैं आज पहले 1 घंटा 2 घंटा बैठ के या 1 साल बैठ के पहले इल्म उरूज सीख लूँ फिर शायरी करूंगा, नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप शायरी शुरू कर दी आपने, शायरी पहले ही शुरू करता है बंदा, इल्म उरूज हमेशा बाद में सीखता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले इल्म उरूज सीखता हो। शायर, क्योंकि जो शायरी कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता शुरुआत में, वो शायरी शुरू कर देते हैं, धीरे से बाद में जब किसी उस्ताद शायर के पास कहीं पर जाते हैं, किताबें पढ़ेंगे, पता चलता है यार इसका तो एक व्याकरण है, सही बात है। वो सीखने के लिए जाता है बरोबर, जब तब वो सीखने की कोशिश करता है। तो पहले यही है मेरा मशवरा, इसमें भी यही है कि आपने शायरी शुरू कर दी, आपको पता नहीं था कि इल्म उरूज भी कुछ होता है, व्याकरण भी कुछ होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, तो डरने वाले कोई आपको मारेगा नहीं आकर के, और उसको बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता चल गया, लेकिन अब आप पे फर्ज बनता है, जब तक आपको पता नहीं था तब तक बात अलग है, अब पता चल गया, आप शायरी करना भी चाहते हैं, तो अब आप पे फर्ज है कि आप उसको सीखें। अगर आप आपके साहित्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अदब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अगर आपको पता चल गया है, ये कोई नहीं कहेगा, और हर कोई जानता है जो भी इल्म में कि भाई एकदम से नहीं आता, आज 1 घंटे में बैठ के आप इल्म उरूज सीख के नहीं जा सकते, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अब आप पे फर्ज है कि आप उसको सीखें, धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे आप खुद जब गजलें कहते हैं उसमें चैलेंजेस आते हैं, वहां से पता चलता जाता है, धीरे धीरे पढ़ा होता जाता है। किसी अच्छे उस्ताद शायर की जो है शागिर्द बन जाइए, उन्हें उस्ताद बनाइए, टीचर बनाइए अपना, फिर गजलें उन्हें दिखाइए, वो सिखाएंगे, इल्म उरूज सिखाएंगे कि भाई ये बहरें कैसे होती हैं। एक तरह से बहर का तरीका आप ये है कि जो हमारे लफ्ज होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसकी धौनी पर से बहर बनती है। अच्छा, चाहे आपने वो उर्दू में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, जैसे हम बोलते हैं हाँ, जो हम बोल रहे हैं और उस पर जो ध्वनि पैदा हो रही है, उससे बहर निर्धारित होती है, उससे बहर बनाई जाती है। ओके, मैं क्या कर ये आप कला है वो, मतलब मैं कैसे सुनता हूँ और कैसे बोलता हूँ उस पे निर्भर है, वो लिखने पे निर्भर नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इल्म उरूज तो हिंदी में नहीं हो पाएगा, तो हिंदी में लिख के हम कैसे करेंगे, क्या उर्दू में ही करा जाता है, तो वो मैटर नहीं है इसमें। ओके, आप इसको ध्वनि से पैदा बनाया जाए, मतलब ध्वनि से आप जब कान में लफ्ज पड़ता है ना, तो आपको पता चलता है। मतलब मैं इसमें बता दूं आपको कि ये जो बहरे हैं उसमें लफ्जों को गिना जाता है, गिनना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग ऑलरेडी बहरे आपको ईजाद नहीं करनी, बहरे जो उरूजी थे उन लोगों ने बना दी हैं सब बहरे, आपको बहरे बनानी नहीं है। आपका सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि भाई आप लोगों को बहरे बनानी नहीं, बहरे ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत सारी बहरे हैं, आपको सिर्फ उन्हें सीख कर उस पर शेर कहने हैं। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा कहा कि इस पूरे मामले में कि हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, और खास करके साहित्य के क्षेत्र में, तो जैसे जैसे हम जानकारी प्राप्त करें तो उसकी एक अदब रखना बहुत ही जरूरी बात है, और सीखते रहना खुले मन से, वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप सीखेंगे नहीं, अदब नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अच्छे शायर नहीं बन सकते। ये आपने बहुत ही सही बात कही। तो आपने जहाँ से शुरुआत की प्यार मोहब्बत से, तो उससे अगर कोई आपकी 1-2 शायरी या कोई एक छोटी सी गजल वो आप सुनाना चाहें आपके हिसाब से। जी, तो क्योंकि उस वक्त का तो क्या था कि जब 2-3 साल मैंने 2-3 साल तो पहले ऐसे ही शायरी की, मुझे पता ही नहीं था बहर भी होती है, कुछ होती है नहीं होती, तो मैंने जो डायरियां भर दी थी 2-3, लेकिन जब धीरे से पता चला, एक मुशायरा यहाँ पर अहमदाबाद में हो रहा था 2012-2013 में, ऑल इंडिया मुशायरा था, हिंदुस्तान के बड़े शायर आने वाले थे, नवाज देवबंदी थे और राहत इंदौरी, इस तरह के बड़े बड़े शोरा उसमें आने वाले थे। मुझे उसका जो है पैम्पलेट मिला मार्केटिंग का। मैं कहीं के आज 7-8 साल 9 साल पहले की बात होगी, 7-8 साल की तो बात हो गई है। तो मैंने सोचा यार मुशायरा देखा जाए, मैंने उससे पहले लाइव कभी मुशायरा नहीं किया। जैसे तैसे मैं पहुंच गया, रात को 10 बजे वो शुरू हुआ और सुबह 5 बजे खत्म हुआ। बहुत कामयाब मुशायरा था वो, पब्लिक भी बहुत अच्छी, शोरा भी बहुत अच्छे आए हुए थे। तो वहां से हमें देखने को मिला, पता चला कि यार ये इस तरह से होता है, इस तरह से। तो वहाँ एक शायर मिले मुझे, जिया टोंकी,
तो वो वहाँ अच्छा। पे निजामत कर रहे थे, मंच का संचालन कर रहे थे। जब 5 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो नीचे उतरे तो मैंने उनसे बात की। मैंने बोला मैं भी भाई लिखता हूँ, और उससे पहले कोई नॉलेज नहीं था, मैं किसी शायर से मिला नहीं था, वो पहले शायर से मैं मिल रहा था। मैंने बोला मैं भी लिखता हूँ तो क्या करना चाहिए। उन्होंने, हालांकि उनकी जो है वापस से ट्रेन थी, उन्हें राजस्थान जाना था जयपुर के, उन्होंने अपना नंबर दिया, बोला आप मुझसे बात करना। वो करके और चले गए वो। मैं अपने घर आ गया, 2 दिन 3 दिन बाद मैंने उन्हें फोन किया, तो याद याद दिलाया, वो भूल गए थे। मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे वहाँ खड़ा था, आपको मिला आप था वो। आपसे हाँ मिला था मैं आपको। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा कुछ सुनाओ आपका। मैंने उनको सुनाया, तो बोले यार ये तो बेबहर है, ये तो बहर में नहीं है, मीटर में नहीं है। तो मैंने बोला मीटर क्या होता है। बोला आपको नहीं पता। नहीं पता। तो बोला देखो एक रूल्स के, एक बहर होती है, मीटर होती है, उस पर से शेर कहा जाता है। तो बोला आपको सीखना पड़ेगा। मैंने बोला सिखाओ। तो बोले शुरुआती तो फोन पे नहीं सिखाया जा सकता, आप सीख चुके हो तो फोन पे इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आपको तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो आपको तो किसी के पास बैठ के सीखना पड़ेगा। उन्होंने अहमदाबाद, तो उन्होंने मुझे अहमदाबाद में अशरफ नकवी करके हैं, शायर हैं, उनका नंबर दिया, बोला ये जानते हैं, आप इनसे मिलिए, इनसे राब्ता रखिए, आपको सिखाएंगे। तब उनके पास फिर मैं जैसे तैसे गया, पहुंचा, उनसे बात करी, उनको दिखाया, 2-3 डायरियां भर दी थी मैंने, वो लेकर गया, उन्होंने सब देखा देखा देखा। तो बोले आपके अंदर जो है जरासीन तो है शायरी के, लेकिन बहर में नहीं है, बहर में लाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया। जब उन्होंने सिखाया तो वो तख्ती की जाती है, यानी कि लाइन जो हमारी होती है उसको तोड़ा जाता है बहर पे बिठाने के लिए, उसके लफ्जों को किया जाता है। तब वो सिखाने लगे तो मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये क्या चीज है। मैं तो शायरी सुन के समझ के आया था क्या मजा आएगा, शायरी होगी, ये ये तो क्या गणित हो अजीब। गया पूरा। तो इसको हटा दो, इसको घटा दो, अलीफ गिर जाएगा, आ की मात्रा गिर जाएगी, ई की मात्रा। ये तो मैं जो है रहा 1 घंटे उनके पास से निकला तो मैंने सोचा तेल लेने गई शायरी, आपने नहीं करना, ये तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये हुआ इत्तेफाक से कि 2-3 दिन बाद उन्होंने फोन किया, बोला आप आए नहीं। उन्होंने जबरदस्ती बुलाया, और फिर धीरे धीरे उन को समझ पड़ गई थी कि मैं डर घबरा गया हूँ, एकदम इल्मे उरूज देखा तो मैं घबरा गया कि यार ये सब क्या चीज है, अपन तो अलग कर रहे थे। बहरहाल वो धीरे 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 वहां से सिखाना शुरू किया, और अभी तक सीख रहा हूँ, सब कुछ नहीं आ गया है। ना कोई उरूजी हूँ, मैं खुद भी कोई बहुत बड़ा उरूजी नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जो लेकिन अपने उम्र के साथ में एक्सपीरियंस जो होता जा रहा है, आता जा रहा है, करने के टाइम पे वो चीज सीखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। इरादा है कि जो मैंने कुछ सीख रहा, अभी तक जो मैंने सीखा है, उसको एक किताबी शक्ल के अंदर ला दें, ताकि नए जो सीखने और भी पीछे आ रहे हैं हमारे लोग, तो उनको उससे फायदा मिल सके। ऐसी एक कोशिश मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम चालू है इस पे। तो भाई जो चीज मेरे पास है, चाहे वो थोड़ी है जैसी भी है, उसे किसी तक पहुंचा दिया जाए। ये नहीं नहीं, कह रहा आपका कि ये जो किताबी स्वरूप देने का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उससे क्या होगा कि जो भी इस गजल के साहित्य क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है या उसे बहुत सारी संभावनाएं दिखती है उसमें अपनी, तो उसे वो पढ़ेगा और उसे एक सीधा मार्गदर्शन मिल जाएगा कि ये क्या किस तरह से होता है। अभी क्या है कि ऐसा कोई साहित्य उपलब्ध है बहुत सारा, लेकिन वो उस स्वरूप में नहीं है कि कोई भी बंदा उसे पढ़ के जल्दी से समझ के उसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में मुश्किल ला के कठिन, उस पे काम कर मुश्किल सके। लफ्जों में मौजूद है, काफी सारी किताबें भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा मुश्किल लफ्जों में मौजूद है। तो बहरहाल मैंने ये इसलिए बताया कि उस वक्त की जो 2-3 साल की शायरी थी, तो वो मैंने जाया कर दी, यानी मैंने उसे कहीं लिखा नहीं बाद में, क्योंकि वो मीटर में नहीं थी, बहर में नहीं थी। तो मैं आपको कुछ, जो आपने कहा कि फिर भी उस तरह की शायरी जहाँ से शुरुआत करना थी, करी थी, जिस टॉपिक को से, तो वहां से 4 मिसरे में आपको सुना दूं, जो आपने कहा। तो ये थे कि हमारे गम से हमारी निजात, वाह। यानी तू, हमारे गम से हमारी निजात, यानी तू, समझ में आई नहीं तेरे बात, यानी तू, समझ में आई नहीं तेरे बात, यानी तू, वो आग उगलता हुआ आफताब, यानी मैं, हसीन क्या ख्वाबों बात। भरी चांद रात, यानी तू, वो आग उगलता हुआ आफताब, यानी मैं, हसीन ख्वाबों भरी चांद रात, जानी तू। और एक शेर इस और सुन लीजिए इस पे कि अगर खिजा हूँ
तो फसले बहार कर मुझको, संवर जा खुद भी मेरी जान, सवार कर मुझको। अगर खिजा हूँ तो फसले बहार कर मुझको, संवर जा खुद भी मेरी जान, सवार कर मुझको। तेरा वहम है बिछड़ कर के खुश रहेगा तू, तेरा वहम है बिछड़ कर के खुश रहेगा तू, तू जीत ही नहीं सकता है हार कर मुझको। वाह क्या बात है, तेरा क्या वहम बात है है। बिछड़ कर के खुश रहेगा तू, तू जीत ही नहीं सकता है हार कर मुझको। तो ये थी उसका, इस तरह की शायरी से शुरुआत करी थी, इस टाइप की शायरी थी। नहीं, इसके सभी मिसरे एक से एक बढ़िया है, जिसमें आपने अ, जिससे हमने चाहा है उसको आपने बहुत ही सराहा है और कहा है कि तुम्हारा तुम सब रख लो, हमने तुमको सब दिया, मैं हारने को भी तैयार हूँ लेकिन मुझसे जीत नहीं सकते क्योंकि मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया है। जी, ये एक बात है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया शेर थे। इसी शुक्रिया। बात से आगे बढ़ते हुए मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते नहीं है, उनका जो मतलब रोज का जो एक पढ़ाई का भी महत्व होता है कि अच्छे शायर को पढ़े, अच्छे गजलकार को पढ़े। जो लोग जहाँ पे भी अच्छी गजल की कोई पुस्तक मिल जाए या फिर अच्छे मुशायरों में जाके अच्छे गजलकार को सुने, उसमें भी आप क्या मानते हैं कि किसी भी शायर को या जो सीखना चाहता है उसे कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह के शायरों को पढ़ना चाहिए और किस तरह के शायरों को सुनना चाहिए ताकि उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता रहे और उसमें उसे आगे बढ़ने का और ये गजल का जो साहित्य क्षेत्र है उसे समझने का बेहतर मौका मिल सके। जी, तो रितेश भाई सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको शायरी करनी है, शेर कहने हैं, तो मुताला यानी कि रीडिंग तो आप पे फर्ज है। अगर आप रीडिंग और मुताला ही नहीं कर रहे हो, उर्दू में मुताला कहते हैं, इंग्लिश में अपन रीडिंग कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप मुताला या रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आप शेर कह ही नहीं सकते। अच्छा। आपका हाल कुएं के मेंढक की तरह हो जाएगा। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो तो आपका हाल शायरी में कुएं के मेंढक की तरह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बताओ। कुएं का जो मेंढक होता है ना, वो जब कुएं में घूमता है घूमता रहता तो, है, उसी को दुनिया तो समझते हैं। ऐसा लगता है कि भाई यही दुनिया है, के बाहर कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब उसे कुएं में से कोई निकाल के बाहर पटकता है तो उसके लिए सब कुछ अनजान है। बोला ये, अरे ये क्या है, तो पता चलता है ये है असली दुनिया जिसका कोई छोड़ नहीं। सेम शायरी में यही है कि आप अगर अपने ग्रुप में हो, जब तक आप शायरी कर रहे हो, आप पढ़ते नहीं हो, चलेगा, कर रहे हो कर रहे हो। जब आप उसमें आगे बढ़ोगे, बड़े लोगों से मिलोगे, तब आपको पता चलेगा अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पास लफ्ज भी नहीं है। तो अगर आपको नए मज़ामीन चाहिए, नए टॉपिक्स चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे? दिमाग में ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं कहीं। आपको नए लफ्ज मज़ामीन पढ़ने से मिलेंगे। आप जितना दूसरों को पढ़ोगे, आप जितना साहित्य को पढ़ोगे, वहां से आपको लफ्ज मिलेंगे, वर्ड मिलेंगे, लफ्ज मिलेंगे जिन्हें आप शायरी में यूज कर सकोगे। ऑलरेडी जो लफ्ज आप जानते हो उन्हें शायरी में किस किस तरीके से यूज किया गया, जब आप शायर को पढ़ोगे तो फूल के ऊपर कितने शायरों ने शेर कहे, सही बात ठीक है। है। आग पर, जुल्फों पर कितने शायरों ने शेर कहे हैं, जुल्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, ठीक है। ऐसे जुल्फों पे कितने शेर कहे लोगों ने। तो आपको पता चलेगा कि भाई कितने तरीके के मौजू लिखे जा चुके हैं। तो आप ये भी कोशिश करोगे कुछ नया कहो। जो हालांकि देखो शायरी में मेरा मानना ये है कि अब नया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑलरेडी जितने असातिज़ा बुजुर्ग गुजरे हैं, शोरा इकराम गुजरे हैं, उन्होंने सब कह दिया, उन्होंने हर टॉपिक लिख ही दिया है। तो लेकिन आप ये है कि वो आप उन्हीं ख्यालात को, उन्हीं टॉपिक को नए तरीके से लिख पढ़ते रहे आप। हाँ, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप शायरी के लिए मुताला तो फर्ज है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन काफी सारी चीजें छोड़ के अच्छी चीजों तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, और किन लोगों को पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से?
अगर कोई पढ़ना देखिए चाहे। आप भी कर रहे हैं तो पहले तो शोरा को पढ़िए, जो पुराने शोरा गुजर चुके हैं, जो नामवर हैं उन्हें भी पकड़िए पढ़िए, जो नहीं है उन्हें भी पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भाई अच्छा जो नामवर है उसने सब अच्छे शेर कहे और जो नामवर नहीं है उसमें कोई शेर अच्छे नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है। देखो आप नए सीख रहे हो तो आप अच्छा शेर नहीं कह सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा शेर कोई भी कह सकता है, क्योंकि शेर जो है वो इल्हाम की तरह दिमाग पे उतरता है। आप शायरी को भी बनाया नहीं, मतलब आप जब तक आपको कुदरती तौर से शायरी नहीं मिली हुई आप उसे सीख नहीं सकते। सही बात है। इल्म उरूज सीखा जा सकता है, शायरी का जो व्याकरण है वो सीखा जा सकता है, शायरी नहीं फिर सीखी जा सकती। सही बात है, वो मतलब एक ऊपर वाले की देन है और दिल की एक बात है। और में उरूज उसका व्याकरण तो आप सीख सकते हो, मेहनत करोगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल धीरे धीरे आ ही जाएगा वो तो, ठीक है। ठीक है, ये लेकिन आपने बहुत ही शायरी आपको कुदरत की तरफ से ही मिलेगी। जब तक आप कुदरती तरीके से शायर नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। वो वरना क्या होता है, कुदरती शायर के मिसरों का रब्त अलग होता है, रवानी अलग होती है, आप जब सुनोगे तो आपको मजा है। और खुद मेड बने वाले शायरों का आपको पता चलेगा, तोड़ मरोड़ अटक पटक सब पता चलेगी, यार ये जबरदस्ती खींचतान करके इसने जो है शेर बना दिया, बिठा दिया। तो इसलिए ये है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर है। तो ये रवानी आएगी, नए लफ्ज मिलेंगे, नए टॉपिक्स मिलेंगे। आपका जैसे हर चीज की खुराक होती है, जैसे दिमाग की जो खुराक है वो रीडिंग है, पढ़ाई है। आप जितना पढ़ा वो इतना खाना है ग्रो। ओके। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूंगा कि मैं एग्जैक्टली उसका क्या कहा जाता है, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपसे एक मुशायरे में मिला था और तब आपने बताया था कि जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है वो, उसे नाम मैं भूल गया हूँ, जो गजलें पढ़ी जाती है उसमें भी आप लिखते हैं। कहा जाता जी। उसमें आपने कैसे शुरुआत की और आपने वो कैसे लिखना शुरू किया? इसमें क्या होता है, शायरी की बहुत सारी सिनफें हैं, अलग अलग है। शायरी जैसे सिर्फ गजल नहीं है, शायरी में नज़्म भी होती है, ठीक है, रुबाई भी होती है, हम्द भी होती है, कसीदा भी होता है। ये अलग अलग सिनफें हैं। अब जैसे हम नज़्म जो है वो एक ही टॉपिक को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक चलती है, चलते हैं। ठीक है। अगर आपने एक टॉपिक छेड़ दिया है तो वो आप जब तक आपकी नज़्म खत्म नहीं होगी वो उसी पे चलेगा। उसमें मिसरे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन एक रब्त होता है, एक रब्त होता है। उसको पढ़ोगे तो मजा आएगा, बेतरतीब नहीं लगेगा। नज़्म इस तरह की शक्ल में होती है। कुछ गजल जो होती है, गजल के अंदर भाई ये होता है कि शुरुआत में 2 मिसरे मतला होते हैं, आखिर में मक्ता डाला जाता है जिसमें शायर अपना नाम डालता है, ठीक है। उसमें काफिया रदीफ रखे जाते हैं। काफिया रदीफ यानी काफिया यूं समझ लीजिए कि एक ही तरह का साउंड पैदा करने वाले लफ्ज जो रतीफ से पहले आते हैं। अच्छा। जैसे मेरी एक गजल है कि तुमने देखी है आस पास गजल, हो गई है मेरी उदास गजल। तो अब इसमें जो गजल आ रहा है वो रतीफ है। अब आखिर तक भी जब मेरी गजल खत्म होगी वहां तक भी वो गजल रदीफ जो है सेम ही रहेगी, लेकिन उससे पहले जो लफ्ज आ रहा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन आखिर का लफ्ज उसका सेम है और एक ही जैसा साउंड पैदा कर रहा है। उदास गजल, पास गजल, दिल बहुत ही उदास है मेरा, होने वाली है कोई खास गजल, मर न जाए कहीं नया शायर, दो इसे भर के एक गिलास गजल। ये जो साउंड पे तो गिलास, पास, पास, आस, ये काफिये है। हर गजल में आप अलग अलग तरह के काफिये लेते हो। किसी में आपने रा का काफिया ले लिया तो खार, आर, मार, जार, आर है। ये इस तरह से रहेगा इसके अंदर। तो यानी कि ऐसी अलग अलग सिनफें हैं, नज़्म है, ये गजल है। अब नाते पाक जो होती है वो भी, उसमें भी काफी अजीब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नाते पाक जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी जाती है, उनकी तारीफ में लिखी जाती है। जो हमारे नबी हैं जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने मैसेंजर बना के भेजा था, नाते पाक उनके लिए लिखी जाती है। इस नाते पाक में सिर्फ उनकी तारीफ की जाती है, वे उनके लिए शेर कहे जाते हैं, उनकी तारीफ में शेर कहे जाते हैं, या उनका कोई किस्से के ऊपर कोई शेर बना के कह दिया, इस तरह के शेर हो गए। यानी नाते पाक हम नबी के लिए कहते हैं।
ओके। और हम्द जो होती है वो खुदा के लिए कही जाती है। हम्द मतलब तारीफ, तो हम्द खुदा के लिए की जाती है। यानी आप भगवान के लिए करो, खुदा के लिए करो, अल्लाह के लिए करो। तो हम्द सिर्फ उसी के लिए लिखी जाती है, गॉड के लिए लिखी जाती है। उसमें गॉड की तारीफ करो, गॉड की तख्लीक के बारे में बोलो, जो भी करोगे इस तरीके से होता है। और कसीदा जो होता है वो किसी की तारीफ में लिखे जाते हैं। जैसे बादशाहों की तारीफ में पहले शायर क्या होते थे, दरबार में जाते थे, वो तो पूरा कसीदा ही लिखते थे वो। बादशाहों को अपनी तारीफें बहुत पसंद होती है, तो ये लोग क्या करते थे, शायर उनकी तारीफ कर करके इनाम विनाम लेकर आया करते थे। तो कसीदे लिखते थे, भाई बादशाह साहब की शान में कसीदा लिख दिया, उनकी तारीफ है कसीदे में, बादशाह खुश हो गए, दे रहे हैं पैसे, दे रहे हैं दिनार, दे रहे हैं सोना चांदी। तो कसीदा किसी की भी तारीफ में लिखने को यानी लिखा जाता है। और इस तरह से यानी अलग अलग काफी सारी है, सब अलग अलग चीजें हैं। आप कोई अब इसमें हर शायर हर चीज में नाते पाक तो कह ही देते हैं, जैसे उर्दू के शायर जो होते हैं, हर शायर हर चीज में अच्छा नहीं होता। कुछ गजल में बहुत अच्छे होते हैं, तो नज्म इतनी अच्छी नहीं कह पाते हैं, गजल बहुत अच्छी कहते हैं। कुछ नज्में बहुत अच्छी कहते हैं और गजल इतनी अच्छी नहीं कह पाते हैं, इस तरह से भी। ओके, ठीक है। तो हम ये मतलब आपकी एक आध शायरी या गजल से हम इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पर हम जाएंगे, जहाँ पे हमने जो आज की बातचीत की है उसका एक डिस्कशन करेंगे कि आज इस वीडियो पॉडकास्ट में आपका जो कहना था किसी भी शायर के लिए, खुद के लिए, उसका हम एक नोट बनाएंगे और लोगों के सामने रखेंगे। तो आप कोई भी शायरी या गजल कहना चाहें आपकी? तो गजल सुन लीजिए कि अक्ल से दूर मसलहत का मरीज, अक्ल से दूर मसलहत का मरीज, हो गया हूँ मैं ज़हनियत का मरीज। क्या बात है। अक्ल से दूर मसलहत का मरीज, हो गया हूँ मैं ज़हनियत का मरीज। कोई तो मेरा दर्द समझेगा, कोई तो मेरा असलियत का मरीज, कोई तो मेरा दर्द, सुभान अल्लाह, कोई तो होगा असलियत का मरीज। आखिरी सांस ले रहा है यहाँ, आखिरी सांस ले रहा है यहाँ, आखिरी बार तेरे खत का मरीज। वाह क्या बात है, आखिरी सांस ले रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया, आखिरी बार तेरे खत का मरीज। सीधी साधी कहाँ से भाएगी, सीधी साधी कहाँ से भाएगी, शहर का लड़का शहरियत का मरीज। क्या बात है, क्या बात है। सीधी साधी कहाँ से भाएगी, शहर का लड़का शहरियत का मरीज। और मेरी नजरों में आज का इंसान, मेरी नजरों में आज का इंसान, अक्ल का अंधा हैसियत का मरीज। वाह क्या, बहुत ही तेज से कहा आपने और एकदम सचोट कि आजकल हम सब लोग हैं वो दिमाग से तो अक्ल से अंधे हैं और हैसियत के हिसाब से लोगों की इज्जत करते हैं। सही बात है। मेरी नजरों में आज का इंसान, अक्ल का अंधा हैसियत का मरीज। और एक शेर था कि कौन, सुफियान वो नया लड़का, कौन सुफियान वो नया लड़का, वो तो पक्का है जौनियत का मरीज। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छा मक्ता आपने किया। कौन नहीं जानता जौन को। एक मक्ता और है इसमें कि आरिफाना कलाम दे बोला। आरिफाना कलाम यानी एक रास्ता है खुदा की तरफ जाने वाला, एक तरह से अगर इसको कहते हैं आरिफाना कलाम, जिससे तेरी तक रसाई हो, मेरी खुदा तक रसाई हो। ये खुदा से कहा जा रहा है ये शेर कि आरिफाना कलाम दे मौला, सूफी हो जाए मार्फत का मरीज। मार्फत एक रास्ता है खुदा तक जाने का, वो आरिफाना पे खुल दिया था कि सूफी हो जाए मार्फत का मरीज। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, सुभान अल्लाह। एक से एक शेर बहुत ही बढ़िया है। शहर का लड़का शहरियत का मरीज, असलियत का मरीज। और सबसे सचोट शेर था कि आजकल जो है सब लोग हैसियत के मरीज हो चले हैं
मेरी नजरों में आज का इंसान अक्ल का अंधा, हैसियत का मरीज। हैसियत का मरीज। तो आज हमने जो बातचीत की है उसका फलसफा ये है कि कोई भी शायर हो, उसकी जो शायरी है वो ऊपर वाले की देन है और वो दिल से ही आती है। लेकिन जब वो अपनी दिल की ये बात कहना जिम्मेदारी शुरू भी है, शायर की जिम्मेदारी है, ये ऊपर वाले की देना, शायर की जिम्मेदारी भी है कि वो इसका सही इस्तेमाल करे, मोहब्बत फैलाने में इसका इस्तेमाल करे, और नफरतें कम करने में इसका इस्तेमाल करे। देखो, हमारे में कहा जाता है कि आपको अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ दी है, सलाहियत दी है, अल्लाह ताला उसके लिए सवाल करेगा कि भाई तुझे ये हुनर दिया था, तूने इससे लोगों को नुकसान पहुंचाया कि फायदा पहुंचाया। तू लकड़हारा था तो तूने लकड़ियों का क्या करा काट के, उससे से किसी को फायदा पहुंच, तू जो भी काम करता था, तेरे में जो भी सलाहियत थी, अल्लाह ताला पूछेंगे बाद में अपने बंदों से कि भाई मैंने ये तुझे सलाहियत दी थी, ये हुनर मैंने तुझे दिया, तूने इससे क्या करा, इससे लोगों को नफा पहुंचाया कि नुकसान पहुंचाया। अगर आप शायर हो तो अल्लाह ताला ने आपको शायरी की सलाहियत दी, आप शेर कह सकते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाओ, इसके जरिए से अच्छी बातें पहुंचाओ, अच्छे ख्यालात उन तक पहुंचाओ, मोहब्बत वाले ख्यालात, एक दूसरे में लोगों में मोहब्बत बढ़े। ऑलरेडी दूरियां बहुत ज्यादा है, तो वो खत्म हो, इसके जरिए से शायर का फर्ज बनता है कि कम से कम वो तो अपना मोहब्बतें फैलाए। ओके, तो मैं आखिर में फलसफा ये कहूंगा कि जो शायरी का और गजल का वो है कि वो दिल से आती है और ऊपर वाले की देन होती है। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि आप में वो कला है, तो आप धीरे धीरे उसे लिखना शुरू करें। लेकिन आपका फर्ज भी बनता है कि आप उस शास्त्र को जाने, बहर को पहचाने और बहर में ही लिखें और साहित्य की अदब को आगे बढ़ाएं। और आपने कहा कि ये जो चीज है वो मोहब्बत बढ़ाने के लिए, लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए और लोगों पे प्यार मोहब्बत बढ़े। जैसे कि आपने कहा कि लकड़हारा भले लकड़ी को काटे, लेकिन वो लकड़ी का इस्तेमाल अगर किसी अच्छे काम के लिए होता है तो उसे भी सराहा जाएगा। तो वैसी बात करें जिससे कि लोगों को अच्छी जानकारी मिले और लोग जागरूक हो और प्यार मोहब्बत की जो बात है वो आगे बढ़ती रहे। तो मैं आपका जो आज मुझे आपने समय दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और आपने जो मुझे सपोर्ट दिया है और आपने जो हमेशा मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करके ज्ञान दिया है, देते रहते हैं, मार्गदर्शन भी आपने मुझे बहुत दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम मिलते रहेंगे और साहित्य के में जितना भी हम हो सके उतना अच्छा काम करने का प्रयास जरूर से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश भाई, सही है कि हम खत्म करते हैं इसको। और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहिए इस काम को, तो लोगों तक को फायदा पहुंचाते रहिए आपके जरिए से भाई। और जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हम अपना इसमें हिस्सा दे सकेंगे वो जरूर देंगे, आप जब जब भी कहेंगे। बाकी तो फिर अपना अल्लाह हाफिज़। ओके, मिलते हैं फिर हम आराम से। शुक्रिया। ठीक है।